नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी खबर तैर रही है, हवा में है और उसका खुलासा अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सकारात्मक संदेश दे रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि शुभकामनाएं दी हैं भारत जोड़ो यात्रा को। हालांकि मायावती ने ये नहीं कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी या उनके आगे कांग्रेस के साथ क्या संबंध होंगे, इस विषय में भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें भी कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उस समय जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं श्याम सिंह यादव, जो जौनपुर संसदीय सीट से आते हैं, उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये फैसला उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से उनको आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए श्याम सिंह यादव इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा में श्याम सिंह यादव शामिल हुए, उसी दिन से इस बात का आकलन लगाया जा रहा था कि क्या इसके पीछे मायावती हैं जिन्होंने कोई ऐसा संदेश दिया है, क्योंकि श्याम सिंह यादव अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस यात्रा में शामिल हों, ये संभव नहीं लगता। मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें एक तरीके से मायावती का जो होल्ड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी नेता बिना उनकी सलाह के कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में श्याम सिंह यादव पे सवालिया निशान था कि क्या वो अपने मन से शामिल हो रहे हैं या इसके पीछे कोई मायावती की गणित है। उस समय श्याम सिंह यादव ने कहा था कि उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन आज जब मायावती ने ट्वीट किया भारत जोड़ो यात्रा को लेके, तो ये साफ हो गया कि इसकी जो शुरुआत थी वो श्याम सिंह यादव के जरिए पहले हो चुकी थी। और अब जब मायावती ने इस यात्रा को देखा कि किस तरीके से विपक्ष उसके साथ एकजुट हो रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से विपक्षी दलों को लेकर कहा कि वो अपनी अपनी मजबूरियों के कारण चुप हैं, लेकिन वो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के साथ हैं और जो 2024 का चुनाव होगा तो वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इस बयान के बाद मायावती का ये ट्वीट आता है, जिससे कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने खुलती हुई दिखती हैं। मायावती और कांग्रेस की अगर बात करें तो जो दलित वोट बैंक, जो दलित बिरादरी, जो दलित समुदाय है, उसका आधार लेके मायावती ने और उन कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। दलित वोट बैंक के बारे में सभी को पता है कि वो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, कांग्रेस का सबसे विश्वसनीय वोट बैंक था। लेकिन 1990 में जब बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति में अपने पंख फैलाने शुरू किए, उसके बाद जो दलित बिरादरी थी उसके साथ एकजुट हुई और उसी के बाद कांग्रेस का जो जनाधार था वो घटने लगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें, चूँकि बहुजन समाज पार्टी का जो दायरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही रहा है, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस कभी मिल के चुनाव नहीं लड़े हैं। 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मतलब एक तरीके का ये था कि जो धर्म की पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट यानी दलित और पिछड़ी जातियाँ एकजुट हो गई हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि 1993 में दोनों की गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। उसकी अपनी अंदरूनी वजह थी। मायावती के साथ मुलायम सिंह का टकराव हुआ और मायावती की पहल पर काशीराम इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से का समर्थन समाजवादी की जो मुलायम सिंह सरकार थी उससे वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने से समाजवादी पार्टी के लोग गुस्साए थे, मायावती पर उनका विरोध था और उन लोगों ने मायावती को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो स्टेट गेस्ट हाउस है मीराबाई मार्ग पे, उसमें कैद किया और उसमें कैद करने के साथ साथ उनके साथ बुरी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ।
उस दुर्व्यवहार को आज भी मायावती भूलती नहीं है। उन्होंने कई अवसरों पे कहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस का जो कांड था वो उनके ज़िंदगी का सबसे काला और सबसे दुखद दिन था। उस समय मायावती के बचाने के लिए, मायावती को एक ताकत देने के लिए समाजवाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो सामने आती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मायावती को समाजवादी पार्टी के लोगों से बचाते हैं। सिर्फ बचाते ही नहीं बल्कि फिर भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थन से 1995 में पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बना देती है। बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं 1996 में, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है। मायावती पहले 6 महीने में मुख्यमंत्री बनती हैं, उसके बाद वो समर्थन वापस ले लेती हैं। फिर बहुजन समाज पार्टी से एक गुट अलग होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है और ये सरकार 2002 तक चलती है। 2003 में जब फिर से विधानसभा चुनाव होता है तो स्थितियां फिर किसी के पक्ष में नहीं होती हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देके और मायावती को मुख्यमंत्री बनवाती है। तो इस तरीके से देखें तो 1995 से लेके और 2003 तक 3 बार मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। 2007 में जब चुनाव विधानसभा का होता है तो मायावती बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं और वो सत्ता में आती हैं। पहली बार बहुमत की सरकार मायावती ने 2007 में बनाई। 2007 के बाद 2012 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो मायावती बुरी तरीके से हारती हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2017 का जब चुनाव होता है, लोग ये मान के चल रहे थे कि अब एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार समाजवादी पार्टी और दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी, तो ये एक के बाद एक दोनों सरकार बनाते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में एक बड़ा जनाधार हासिल किया और बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद जब 2022 का चुनाव आता है तो फिर यही कहा जाता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार रिपीट नहीं कर पाएगी, लेकिन 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट की। अब एक बार वापस लौटते हैं मायावती की राजनीति पर। तो इस तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती का ये जो राजनीति थी इस तरीके की थी। कभी खुल के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही, उनके साथ कभी चुनाव के पहले का कोई अलायंस नहीं बना, लेकिन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ रहा। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बसपा का हाथ जो साथ था वो 1993 में पहली बार बना। उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस कांड की जो तलखी थी वो दोनों ही दलों के बीच रही और दोबारा इनका कभी भी कोएलिशन इनका नहीं हुआ, कोई इनका समझौता या गठबंधन नहीं हुआ। 2012 के बाद जो राजनीतिक परिवेश उत्तर प्रदेश में बदला, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में ये लगा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो फिर 2019 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार जाएगी, बहुत सीटें नहीं ले पाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के मिलने के बाद भी 2019 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी 62 सांसद बनाने में कामयाब होती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से 5 आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 10 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सांसद आता है। तो दोनों पार्टियों के मिलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि 2009 में जब मायावती सरकार में थी उस समय एक अलग लोकसभा चुनाव का अलग परिणाम था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 10 सीटें थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 23, बसपा के हिस्से में 20, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 20 और कांग्रेस के हिस्से में 21 लोकसभा की सीटें थी। ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था तीनों ही दलों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे कमज़ोर थी। लेकिन 2009 से और 2019 तक की जो परिस्थितियां थी उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने को आगे किया। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती थी,
समाजवादी पार्टी को 5, बसपा को 0 सीट थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में बसपा ने जब सपा के साथ गठबंधन किया तो सपा की सीटें तो 5 की 5 रहीं, बसपा की सीटें 0 से बढ़ के 10 हो गई। इसी बात का मलाल था अखिलेश यादव को, और कि जो हमारे वोट बसपा को चले गए लेकिन बसपा के वोट हमको नहीं आए, लिहाजा दोनों के बीच तल्खी हुई और ये गठबंधन टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन साथ साथ नहीं उतरा। अब कांग्रेस के साथ जो अलायंस की बात है, जो कांग्रेस के साथ जो समर्थन की बात है, या कांग्रेस के मोर्चे में क्या बसपा जा सकती है, जो आज के राजनीतिक संदेश से लगता है, अगर उसकी बात करें तो बसपा और कांग्रेस दोनों ही उत्तर प्रदेश में सबसे अपने न्यूनतम प्रदर्शन में हैं। चाहे हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देख लें या 2022 के विधानसभा चुनाव को देख लें, तो अब सबसे कमज़ोर खिलाड़ी के रूप में 2 ही दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। जैसे कि कहते हैं कि कभी जब बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो बहुत सारे जीव जंतु एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि ये सोच बहुजन समाज पार्टी की हो रही हो कि अगर वो कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में आती है या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन बनाती है तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। कांग्रेस का अपर कास्ट और बहुजन समाज पार्टी का दलित कार्ड, इसके बीच में कोई तालमेल हो सकता है क्या? आज के समय में अगर इन लोगों की ये सोच है तो उसमें थोड़ा सा एक बदलाव हो चुका है। राजनीति का जो समय है वो बदल चुका है। 2014 के पहले एक तरीके से देखें तो पार्ट टाइम राजनीति होती थी। पार्ट टाइम राजनीति का मतलब ये था कि नेता चुनाव से 6 महीने पहले सक्रिय होता था और वो फिर चुनाव मैदान में पहुंच जाता था, अपनी दावेदारी करता था। कई बार तो ये होता था कि चुनाव के ठीक महीने 2 महीने पहले गठबंधन बनते थे, चुनाव मैदान में जाते थे। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि 2 दल चुनाव तो अलग अलग लड़े और चुनाव बाद वो एक हो गए। याद आता है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बहुमत साबित करने के लिए उनको 13 दिन का मौका मिला था। अटल जी ने बहुत सारे दलों के साथ बातचीत की और उनसे कहा कि आप सहयोग दीजिए, हम एक मिनिमम एजेंडा बनाते हैं, उसके तहत हम आगे काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे दलों ने हामी भरने के बाद भी उसमें अटल जी को जो बहुमत परीक्षण का समय आया तो धोखा दिया और एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। वो वोट मायावती का था। मायावती ने पहले भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाया था कि वो उनको वोट करेंगी, लेकिन बाद में उनका मन बदला और उन्होंने वोट नहीं दिया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि मायावती के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ अच्छे संबंध है। सोनिया गांधी मौके बेमौके मायावती की तारीफ करती रही हैं, उनको जन्मदिन पे बधाई देती रही हैं और उनके जो मिनिमम जो एजेंडे थे उन पे वो काम करती रही हैं। 2004 से और 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो एक दौर वो भी आया था जब वामपंथी दलों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में होती थी, बहुत सारे मुद्दों पे उसे बहुमत नहीं मिलता था। उस समय मुलायम सिंह यादव और मायावती यानी सपा और बसपा दोनों ही कांग्रेस को समर्थन कर देते थे। इसके पीछे की वजहें कुछ अलग थी। तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सीबीआई का प्रयोग होता था और सीबीआई के डर से सपा और बसपा दोनों ही कांग्रेस को वोट करते थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। कांग्रेस और बसपा का आज का जो विषय है, आज की जो मायावती का ट्वीट है, उसके परिदृश्य में देखें तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में वो एकजुट हो जाएं, लेकिन अब जो राजनीति है वो ऐसी नहीं है। चुनाव के पहले आप एक साथ आइए और चुनाव के बाद अलग हो जाइए। ये चुनाव के 6 महीने पहले सक्रिय होइए और चुनाव जीत लीजिए। अब ये ट्रेंड बदल गया है। नेताओं
को जितनी जल्दी इस बात की समझ आ जानी चाहिए उतना अच्छा है। यही वजह है कि 2014 में जब मोदी की सरकार बनती है, भाजपा जीतती है और फिर 2019 का चुनाव आता है, तो लोग कहते हैं कि 2014 तो भाजपा ने जीत लिया था, 2019 नहीं जीतेगी, लेकिन भाजपा ने 2019 भी जीता। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यही कहा गया कि 2017 तो जीता, 2022 नहीं जीत पाएंगे, लेकिन भाजपा ने 2022 भी जीता। यानी जो एक राजनीतिक ट्रेंड था उसको भाजपा ने बदला है। और वो बदला क्यों है? क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा उसके कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं, हमेशा वो चुनाव मैदान में रहती है और सिर्फ चुनाव के पहले सक्रिय नहीं होती। बाकी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये चुनाव से पहले सक्रिय होते हैं। मायावती अभी तक के 2019 जब से उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटा, पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कोई ऐसा फैसला दिख रहा है। इसके पहले उनके तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। एक वजह यह भी है कि कांग्रेस के समर्थन में ट्वीट करने की, क्योंकि लगातार मायावती पे आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से डर गई हैं, शायद सीबीआई से डर गई हैं या ईडी से डर गई हैं, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी खुलकर इस बात को कह रही थी। अपने इस आरोप को थोड़ा सा धुंधला करने के लिए मायावती ने प्रयास किया है कि नहीं, उन्हें कांग्रेस के पक्ष में भी खड़े होते दिखना चाहिए। शायद यही वजह है कि मायावती का ये ट्वीट आया है। लेकिन ट्वीट से राजनीति नहीं होती, राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। अब राजनीति फुल टाइम एक जरिया है चुनाव का, आप पार्ट टाइम इसको करके चुनाव नहीं जीत सकते। मायावती के इस कदम पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।